नमस्कार। आज हम अनिल चंद्र ठाकुर की कहानी रोग के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हमारे पास कहानी के वो अंश हैं जो चानो नाम की एक महिला की, आप कह सकते हैं, भावनात्मक और सामाजिक दुनिया दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद है चानो की जो चिंताएं हैं, उसके समाज की जो सच्चाई है और उसका इंतजार, उसको समझना। हाँ, कहानी का जो मुख्य बिंदु है वो चानो की व्यथा ही है। उसका पति बूचो पंजाब गया है और 7 महीने हो गए, कोई खबर नहीं भेजी। 7 महीने, ये बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। कहानी शुरू होती है चानो की गहरी चिंता से, और दिलचस्प बात यह है कि उसे पैसे या मनी ऑर्डर की उतनी चिंता नहीं है जितनी अपने पति बूचो की खैरियत की फिक्र है। वो जिसे कहती है अपना सुहाग भाग। हाँ, अपने सुहाग की चिंता। वो बार बार पोस्टमास्टर के पास जाती है रोज, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं। और तकलीफ तब और बढ़ जाती होगी जब वो देखती है कि दूसरों की चिट्ठियां आ रही हैं। हाँ, जैसे धौली, चिरी, गुजरी, इनके पतियों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आते हैं, तो उसकी चिंता, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और वो गुजरी जैसी भी नहीं बनना चाहती जिसने पति के पैसे ना भेजने पर दूसरा घर बसा लिया था। तो ये सिर्फ एक निजी चिंता नहीं रह जाती, फिर नहीं, ये एक सामाजिक स्थिति भी बन जाती है। पति की इतनी लंबी चुप्पी समाज में तरह तरह की बातें पैदा करती है, एक असुरक्षा का माहौल बनता है। हाँ। और ये उस आर्थिक मजबूरी को भी दिखाता है कहानी में, जिसे पेट की मार कहा गया है। मतलब गरीबी, जिसके कारण बूचो जैसे लोगों को परदेश जाना पड़ता है कमाने के लिए। बिल्कुल, ये पलायन उस दौर की एक बड़ी सच्चाई थी। हाँ। और ये रिश्तों पर बहुत भारी पड़ती थी। हाँ, और कहानी हमें चानो के अतीत में भी ले जाती है। बचपन कैसा था उसका। हाँ, वो हिस्सा भी बड़ा मार्मिक है। कैसे लाड प्यार में पली थी, माँ बाप ने कभी खेत मजदूरी नहीं करने दी, सहेलियों के संग खेलना, झूला झूलना, गीत गाना, और उसमें एक स्वाभिमान भी था। वो आटे वाली बात। हाँ, मालिकों से मिले आटे की क्वालिटी पर सवाल करना कि ये आटा है कि भूसा है। ये उसके आज के संघर्ष से कितना अलग है। आज वो खुद मजदूरी कर रही है। बिल्कुल। ये जो अतीत और वर्तमान का विरोधाभास है ना, ये कहानी को और गहरा बनाता है। उसका वो स्वाभिमानी स्वभाव दिखाता है कि वो मजबूर है, परिस्थितियों से जूझ रही है, लेकिन उसकी अपनी एक डिग्निटी है, एक गरिमा है। सही बात है। और ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर भी एक तरह की टिप्पणी है, जहां मजदूरों को, खासकर कुछ समुदायों को, कितना कमतर समझा जाता था। फिर उसकी शादी होती है बूचो से। मेहनती है, अनाथ है, और एक दिलचस्प बात भी है शादी से जुड़ी, वो मूस वाली। हाँ, कि पिता ने तसल्ली की थी कि बूचो मूस यानी चूहा तो नहीं खाता। हाँ, ये छोटी सी डिटेल उस समय मुसहर समुदाय से जुड़े जो सामाजिक पूर्वाग्रह थे, या शायद जो एक कड़वी सच्चाई थी, उसकी तरफ इशारा करती है। कि शादी ब्याह में भी ये बातें देखी जाती थी। जी। खैर, शादी के बाद घर बनाने, बेहतर जिंदगी की उम्मीद में बूचो पंजाब चला गया, चानू से वादा करके चांदी का हार बनवाने का। हाँ, लेकिन 7 महीने बीत गए, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं, और ऊपर से ताने। हाँ, ठोले की औरतें और उसका देवर पांचू। सुंदरी नाम की एक औरत है, वो उसे छेड़ती है कि तुझे बरोरोग लग गया है। ये बरोरोग शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक मजाक की तरह शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे ये चानो की पूरी स्थिति का, उसकी मानसिक सामाजिक पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। पति के विरह से उपजा रोग। अच्छा, और देवर पांचू, वो तो और भी आगे बढ़ जाता है। वो तो सीधे सीधे कहता है कि बूचो को भूल जा, वो तो मस्त होगा किसी पंजाबिन के साथ, तू मुझे अपना ले। ये दिखाता है कि अकेली औरत किस तरह के दबाव और कह सकते हैं शोषण का शिकार हो सकती है। चानों से झिड़क देती है गुस्से में, लेकिन ये बातें और बूचो की चुप्पी उसके मन में डर तो पैदा करती ही हैं। बिल्कुल। और तभी उसे शिवचरण की कहानी याद आती है। हाँ, शिवचरण, वो आदमी जो पंजाब से कई साल बाद लौटा था, एक पंजाबिन पत्नी के साथ, और अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। ये उदाहरण चानों के डर को जैसे एकदम पुख्ता कर देता है। उसके मन में सवाल उठता है, कहीं बूचो भी ऐसा तो नहीं करेगा। और ये पाठक को भी सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि आर्थिक कारणों से जो पलायन होता है वो रिश्तों पर कितना भारी पड़ सकता है। पीछे रह गई औरतों की हालत कितनी अनिश्चित, कितनी असुरक्षित हो जाती है। हाँ, पांचू का प्रस्ताव भी उसी सामाजिक दबाव और अवसरवादिता का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी का अंत आता है बड़ा नाटकीय ढंग से। हाँ, वो सीन बहुत पावरफुल है। चानो खेत में उदास बैठी है। हाँ। तभी जागो का बेटा भागता हुआ आता है।
उसे बुलाने। पूछता है कि क्या हुआ। हाँ, पूछने पर बताता है बूचो काका आए हैं। और ये सुनते ही चानू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो राहत और शायद शर्म से लंबा घूंघट खींच लेती है। एक मिलीजुली भावना। खेत की बाकी औरतें भी राहत महसूस करती हैं। माहौल हल्का करने के लिए मजाक करती हैं। हाँ, वो बूढ़ी औरत का कमेंट कहती है, वो पेट का रोग कहाँ था, वो तो था बर रोग, डॉक्टर आ गया है, इलाज हो जाएगा। और सब हंस पड़ती हैं। हाँ, सब औरतें ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं और घूंघट के अंदर से चानू की भी दबी हुई हंसी फूट पड़ती है। ये जो हंसी है ना अंत में, ये बहुत कुछ कहती है। बर रोग यहाँ सिर्फ पति की गैर मौजूदगी का रोग नहीं था। नहीं, वो उस सामाजिक चिंता, मानसिक पीड़ा, अकेलेपन, अनिश्चितता, उस पूरे बोझ का नाम था जो चानू ढो रही थी। और बूचो का लौटना ही उस रोग का इलाज है। और औरतों का एक साथ हंसना वो उस तनाव से मुक्ति का प्रतीक है और चानू की खुशी में उनकी एक तरह की सच्ची भागीदारी भी दिखाता है। तो रोग कहानी के इन हिस्सों में हमने चानू के इंतजार, उसकी चिंता, उसके प्यार, समाज के दबाव और अंत में मिली राहत की कहानी देखी। हाँ, और ये कहानी गरीबी के कारण होने वाले पलायन और पीछे छूट गए लोगों की जिंदगी की एक बहुत ही मार्मिक, बहुत सच्ची तस्वीर पेश करती है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल, कि आर्थिक जरूरतें वो रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करती हैं, किस तरह से बदल देती हैं, और जो लोग पीछे रह जाते हैं वे सिर्फ पैसे की कमी नहीं झेलते, बल्कि कौन-कौन से अनदेखे भावनात्मक और सामाजिक बोझ उठाते हैं जिनका शायद कभी कोई हिसाब ही नहीं हो पाता।